अरविंद शर्मा ही ब्राह्मणों के बड़े नेता है, कभी ये और ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, तो इसलिए हो सकता है ये भी कि क्योंकि 3 लोग हैं वो। कल प्रदेश स्तरीय रैली में कौन कौन नहीं आए? विनोद शर्मा जी नहीं आए, दादा गौतम नहीं आए, शक्ति रानी शर्मा नहीं आई और कार्तिकेय शर्मा नहीं आए, जो बड़े नाम है। ये जो है ना, ब्राह्मणों में भी कई गुट बने हुए हैं। तो 25 मई को जो नवीन जय हिंद ने कार्यक्रम किया, वो भी ये श्रेय लेने की होड़ थी। का इतना बड़ा सम्मेलन था तो उसमें सीएम देकर क्या गए। तो अगर ये रैली बहुत कामयाब होती तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के जो समर्थक हैं वो काट कर तार देते। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। खास मुद्दा में आज आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। पहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया है 30 मई को। दो भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर के 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, एक 25 मई को और दूसरा कल समाप्त हुआ है 30 मई को। जो 25 तारीख को मनाया था वो नवीन जय हिंद ने मनाया था और 30 तारीख को कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा इसके कन्वीनर थे। तो आज हम खास मुद्दे में इन दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। सरकार का जो कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, उसमें गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के तीसरे कैंपस के लिए क्या अनाउंसमेंट हुई और नवीन जय हिंद ने जो कार्यक्रम वहाँ पे किया, उन्होंने सरकार के सामने क्या मांगे रखी थी। इसके साथ साथ जब कभी भी हरियाणा में कोई भी पब्लिक रैली होती है, बड़ी राजनीतिक रैली होती है, तो सबसे पहला सवाल लोगों का जो जानने की उत्सुकता होती है कि भाई रैली कैसी थी। तो शुरुआत मैं अपने साथी से यही जानना चाहूँगा कि जो पंडित डॉक्टर अरविंद शर्मा की कल की प्रदेश स्तरीय रैली हुई पहरावर गांव के ग्राउंड में, कैसी थी? ठाडी थी, ठीक ठीक थी, कमज़ोर थी? रैली तो ठाडी थी और हालांकि जो उम्मीद लोग इस रैली को लेके कर रहे थे, या डॉक्टर अरविंद शर्मा जिस तरीके से मेहनत इस कार्यक्रम के लिए कर रहे थे, पूरे हरियाणा में उन्होंने घूम घूम के लोगों को इनवाइट किया और ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह भी इसको लेके देखने को मिल रहा था। तो रैली तो ठीक ठाक ही हुई है। गर्मी का मौसम था, देखिए भीड़ भी ठीक ठाक थी। मतलब यूँ नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा थी और ये भी नहीं कह सकते कि भाई कम देखिए थी। मैं नहीं जानता क्योंकि मैं खुद गया नहीं था, तो इसीलिए जो आप बता रहे हैं उस पे हम मान भी लेते हैं। लेकिन कल जैसे जब कभी भी इस तरह की कोई बड़ी रैली होती है तो नज़रें सभी की होती है, बहुत सारे सरकारी अधिकारी, उनकी ड्यूटी भी होती है, बहुत सारे पत्रकार साथी भी वहाँ गए होते हैं और भी लोग, क्योंकि हैं तो हमारे आसपास के लोग ही। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि रैली में अटेंडेंस जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भारी संख्या में कुछ बाबाओं के अनुयायी आए हुए थे। तो यानी कि उनको बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। एक आधा वीडियो वायरल अपने जो हरियाणा टॉक्स के जो फेसबुक पेज है उस पर भी हमने भी शेयर की हुई है, जिसमें अनुयायी से पत्रकार बात कर रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता यहाँ क्या है, हमें तो बाबा के आदेश हुए थे और हम यहाँ आ गए। इसमें सत्सिंह जी 2 बात होती है वैसे तो। ये अगर राजनीतिक रैली होती और ये कुछ चुनाव के समय में ऐसी कोई रैली होती तो इसके अलग मायने होते। और चूँकि ये रैली भगवान परशुराम जन्म महोत्सव को लेकर थी तो इसमें तो कोई भी आ सकता था। बिल्कुल कोई भी आ सकता है। और ये तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने शुरू से ही कहा है कि भाई 36 जाति का जो है उनका इनविटेशन है और भगवान परशुराम किसी एक के नहीं, भगवान परशुराम सभी के हैं। ये बात आपकी तो सही। सनातन के में जो विश्वास रखते हैं या जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं वो लोग तो कोई भी हो सकते हैं। वो कोई बाबा भी हो सकता है, वो कोई धर्म गुरु भी हो सकते हैं। मैं तो मंच पे भी देख रहा था काफ़ी, वहाँ पे जो महामंडलेश्वर वहाँ पे मंच पे मौजूद थे, और भी कई ऐसे जो धार्मिक लोग वहाँ पे आपने कहा कि अगर चुनाव के नज़दीक होती तो इसके राजनीतिक मायने अलग होते। लेकिन मैं इस बात से एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन और 5 के 5 साल, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। तो जब वो चुनावी मोड में रहते हैं तो उनकी हर रैली का, हर पब्लिक गैदरिंग का, हर मीटिंग का
एक आकलन जरूर होता है, उसके कुछ मायने जरूर होते हैं। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि चुनाव के समय में कोई रैली होती या चुनाव के समय में इस तरह की कोई गैदरिंग होती तो उसके मायने अलग होते, क्योंकि अभी तो चुनाव रिसेंटली हुए हैं, लोकसभा के हुए, फिर उसके बाद विधानसभा के हुए, अब 2029 में चुनाव होने हैं। तो इसका मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक फ़ायदा नफ़ा नुकसान देखने की इसमें कोई। देखो हम तो पत्रकार हैं, तो हम ना ट्रेंड्स देखते हैं। तो अगर ये रैली बहुत कामयाब होती तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के जो समर्थक हैं वो काट कर तार देते। लेकिन जैसी रैली खत्म हुई, काफ़ी देर तक बिल्कुल साफ सूंघ गया, बिल्कुल कोई इनपुट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ़ोन काट रहे हैं या फ़ोन सुन करके कह रहे हैं थोड़ी देर में बताते हैं। काफ़ी देर तक उनको ये मतलब प्लान करना पड़ा कि अब पब्लिक को हम क्या मैसेज दें। हाँ, ये इस बात से मैं जो आप में से जो जानना चाहते हैं या हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहते हैं, वो ये है कि ये जो राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्म महोत्सव था और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आए हैं, ये इस चुनाव से पहले और अब ये एक बड़ा इवेंट हम कह सकते हैं, भगवान परशुराम के नाम पे ये हुआ। और इसमें जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री है अपने, वो जिस तरीके का जोर लगा रहे थे और जैसे उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, उससे ब्राह्मण समाज में और जो ब्राह्मण समाज के अलावा भी जो और भगवान परशुराम में आस्था रखते हैं, उन लोगों में एक उम्मीद ये थी कि इस रैली में बहुत कुछ मिलने वाला है। और दूसरी बात, जो जब कभी भी इस तरह की रैली होती है तो दूसरी बात जो लोगों की उत्सुकता होती है कि आखिरकार मुख्यमंत्री आए और ब्राह्मण समाज का इतना बड़ा सम्मेलन था तो उसमें सीएम देकर क्या गए। अब सीएम देकर क्या गए, आप ये देखिए, मैचिंग ग्रांट 51 लाख रुपये। कल ही सुबह 30 तारीख को ही पत्रकारों का प्रोग्राम था, उसमें 21 लाख रुपये दे के ब्राह्मणों का पूरे प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम सिर्फ 51 लाख दे के। हाँ, यहाँ मैं आपको बताएं कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोगों में थोड़ा सा निराशा कह सकते हैं कि भाई ये निराशा तो लाजमी भी है और बनती भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं और एक राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम है राज्य स्तर पे, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा का ये कैंपस है। इस कैंपस को लेके पिछले दिनों विवाद भी हुआ था, ये जो ज़मीन अलाटमेंट को लेके, क्योंकि 15 एकड़ ज़मीन है ये, इसको लेके ये पहले लीज पे थी, फिर वो लीज राशि जमा नहीं हो पाई समय पे संस्थान के द्वारा, तो ये ज़मीन है वो नगर निगम में वापस नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। तो उसको लेके काफ़ी इस पर राजनीति भी हुई और धरने प्रदर्शन हुए, काफ़ी हंगामा हुआ। और मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल थे उस टाइम पे, उसके टाइम पर जैसे यहाँ पे नवीन जय हिंद ने कार्यक्रम भी किया था जिसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे, और जजपा के विधायक उस टाइम पे जो आजकल भाजपा के विधायक राम कुमार गौतम, वो भी उस कार्यक्रम में आए थे। और जो कांग्रेस के विधायक हैं बादली से कुलदीप वत्स, वो भी उस कार्यक्रम में आए थे। तो और भी काफ़ी नेता भी थे और सामाजिक लोग भी थे उसमें। तो ये महम से विधायक रहे हैं जो बलराज कुंडू, वो भी आए थे और वो एक अनाउंसमेंट भी करके गए थे काफ़ी बड़ी अमाउंट की। कुलदीप वत्स भी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करके गए थे कि मैं भी इस गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के लिए, इसके लिए ज़मीन के लिए पैसा दूंगा। और काफ़ी अनाउंसमेंट हुई थी और वो नेता भी, डॉक्टर अरविंद शर्मा भी वहाँ मौजूद थे उस कार्यक्रम में। उसके बाद ये फिर श्रेय लेने की होड़ लगती है। कभी नवीन जैन दावा करते हैं कि भाई मैंने ये, मेरे संघर्ष की वजह से ये ज़मीन ब्राह्मण संस्था को मिली है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है वो अपना श्रेय लेते हैं कि भाई मेरे प्रयासों से ये ज़मीन मिली है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है वो ये कहते हैं कि मैंने समाज के मांग को पूरा किया है। तो ये श्रेय लेने की होड़ जो लगी हुई थी, ये अभी भी ये होड़ जो है वो थमी नहीं है। ये 25 मई को जो नवीन जैन ने कार्यक्रम किया वो भी ये श्रेय लेने की होड़ थी और उसी का ये एक हिस्सा कह सकते हैं। और फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी ये परावर में ही जो कार्यक्रम रखा और मुख्यमंत्री को वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया। तो ये भी है कि भाई ये जो संस्था की ज़मीन है ये मेरे प्रयासों से मिली है। देखिए, प्रयासों की बात करें तो फरसादारियों
के प्रेशर में ही सरकार ने ये ज़मीन दी है, नहीं तो कोई विचार नहीं था। जो सच है वो सच है। और सवाल यही है कि जब नवीन जयंती की 25 को रैली होती है और 30 तारीख को डॉक्टर अरविंद शर्मा की जो रैली होती है प्रदेश स्तरीय, उसमें फरसादारी कितने थे? क्योंकि आजकल जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पर, उसमें जो फरसादारी हैं वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, वही कनेक्ट करते हैं। देखो, जो नवीन जय हिंद है, नवीन जय हिंद यूथ के आइकन है और यूथ उसको फॉलो करता है, यूथ उनको अपना नेता मानता है, अपना नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मानते हैं नवीन जय हिंद को। तो जो 25 को आए थे उसमें ज़्यादा तो यूथ ही था, और यूथ के अलावा तो वहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन सवाल ये भी है कि नवीन जय हिंद ना विधायक है, ना सांसद हैं, ना कोई पूर्व मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो एक सक्सेसफुल रैली कर जाते हैं पैरावर में। और 30 तारीख को भी एक रैली होती है, वो भी सक्सेसफुल है, जैसा कि आपने बताया। नवीन जय हिंद, लेकिन सवाल ये है कि उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं। नवीन जय हिंद जैसे सड़क पे उतर के और जनता के मुद्दे उठाते हैं, यूथ के मुद्दे उठाते हैं, पेंशन का मुद्दा उठाते हैं, रोज़गार का मुद्दा उठाते हैं, सीईटी का मुद्दा उठाते हैं, आप स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के मुद्दे उठाते हैं, तो देखो पॉपुलर तो वही बंदा होएगा जो जनता के मुद्दे उठाएगा। नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा डिफर करता हूँ। चौधरी छोटूराम हुआ करते थे। चौधरी छोटूराम सरकार के अंदर रहकर ही उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनवाई, इसीलिए वो आज तक भी पॉपुलर हैं। देखो उनकी डेथ कब हुई थी? देश आज़ाद होने से पहले हुई थी, और आज तक देखो कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए। वो इसीलिए तो जब ब्राह्मणों के लीडर अगर सरकार में है तो वो क्यों नहीं मुद्दे उठाते और उनके एस्पिरेशंस को पूरा करते? देखो वही बात होगी ना, अब राजनीति तो सब जगह घुसी हुई है। अब कास्ट की राजनीति अलग मायने रखती है, क्षेत्रवाद की राजनीति वो अलग होती है। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। 2024 में रोहतक से वो चुनाव लोकसभा का नहीं जीत पाए, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं गोहाना से, और पहली बार ही गोहाना से चुनाव लड़ा, पहली बार ही जीत गए और मंत्री बन गए पावरफुल। तो ये जो डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री बने हैं, तो भाजपा में भी जो ब्राह्मण नेता है, अब उनको भी तो ये बात हजम नहीं हो रही होगी ना कि डॉक्टर अरविंद शर्मा एकदम से आए और भैया कैसे आगे बढ़े। नहीं, आपने कहा हजम होने की बात, तो अभी काउंट कर लेते हैं। कल प्रदेश स्तरीय रैली में कौन कौन नहीं आए? विनोद शर्मा जी नहीं आए, दादा गौतम नहीं आए, शक्ति रानी शर्मा नहीं आई, और कार्तिकेय शर्मा नहीं आए, जो बड़े नाम है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ, विपक्ष का तो मतलब ही नहीं बीजेपी की रैली के अंदर आने का, तो ये नहीं आए, तो इनको इस काम में हजम नहीं हो रही है। नहीं, हजम कैसे होगा? क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो भाजपा में पहले प्रोफेसर रामविलास शर्मा ब्राह्मणों की राजनीति करते थे, ब्राह्मणों के बड़े नेता थे। कांग्रेस में हम बात करें तो चरणजी लाल शर्मा के बेटे कुलदीप शर्मा ब्राह्मणों के बड़े नेता थे, वो ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं। अब अगर युवाओं में हम बात करें कि नए जो चेहरे कांग्रेस पार्टी में है, तो कुलदीप वत्स जो है वो अब ब्राह्मणों का फेस जो है वो लगातार अब वो ब्राह्मणों का एक बड़ा फेस बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार के जो है पूर्व मंत्री रहे, ओम प्रकाश धनखड़ एक ही बार रहे हैं मंत्री, तो एक बार रहे, लेकिन उसको लगातार 2 चुनाव में हराया। 2 चुनाव में चित किया, बुरी तरीके से चित किया, जो कि सीएम की भी बिल्कुल दौड़ में थे, प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, और सीएम का सपना भी पाले हुए थे। उन्होंने तो बल्कि चुनाव में यहाँ तक भी कह दिया था कि भाई अब की बार है वो ये प्रदेश अध्यक्ष की तो जो कुर्सी ना साइड में लगती है, मेन कुर्सी तो मुख्यमंत्री की होती है, तो आप हमें यहाँ से बादली से जिता दो तो फिर मेन कुर्सी पे भी हम पहुँच जाएंगे। तो उनको तो छोटी कुर्सी भी नहीं मिली, बड़ी तो बात है। तो ये जो है, अब कुलदीप वत्स ने जैसे ही ओम प्रकाश धनखड़ को लगातार 2 चुनाव में हराया है, तो वो भी एक ब्राह्मणों के बड़ा चेहरा निकल के आए हैं, क्योंकि कुलदीप शर्मा का जो क्रेडिबिलिटी है वो पहले जितनी नहीं रही। शायद वो इतने पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं रहते नहीं, उसके 2 मायने है ना। उन्होंने एक तो वो खुद चुनाव में जैसे 2 बार हार चुके हैं, उनके बेटे को टिकट मिली वो चुनाव हारे। फिर उसके बाद जब समाज के लोगों ने देखा कि जब उनका जैसे रिश्तेदारी है, कुलदीप शर्मा जी की बेटी का रिश्ता विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा के साथ हो रखा है, वो भी हरियाणा के बड़े नेता है, कांग्रेस ब्राह्मण नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, हमेशा ही करते रहे हैं वो पहले भी, वो और पैसे में भी मजबूत है और राजनीति में मजबूत है, क्योंकि उनकी मजबूत है।
उनकी जो वाइफ है वो बीजेपी से विधायक है, पहले मेयर थी वो अम्बाला से। उनके बेटे जो है वो राज्यसभा से है, कार्तिकी शर्मा। तो वो अपने आप को ब्राह्मणों का बड़ा नेता मानते हैं। तो वो अरविंद शर्मा जी के मंच पे आके अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि भाई अरविंद शर्मा ही बड़ा नेता है, अरविंद शर्मा ही ब्राह्मणों के बड़े नेता है, कभी ये और ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। तो इसलिए हो सकता है ये भी कि क्योंकि 3 लोग हैं, वो विनोद शर्मा, उनकी वाइफ है जो विधायक है बीजेपी से, कार्तिकेय शर्मा है वो भाजपा के समर्थन से सांसद बने हुए हैं राज्यसभा में। तो वो तो एक बीजेपी का पार्ट जरूर है, लेकिन वो अपने आप को एक ब्राह्मण नेता भी तो बड़ा मानते हैं। उन्होंने पंचकुला में कार्यक्रम भी करवाया था, पीछे आपने देखा होगा। तो ये जो है ना, ब्राह्मणों में भी कई गुट बने हुए हैं। तो विनोद शर्मा का इस मंच पे ना आना यही। अच्छा, ये और बताइए कि आखिरकार चाहे कौन से भी अपने पंडित जी हों बीजेपी के अंदर, चाहे कोई भी हों, लेकिन सबका ध्येय तो एक ही है कि पब्लिक की सेवा हो। जब से डॉक्टर अरविंद शर्मा और नवीन जयहिंद की आपस में तकरार हुई है, और आपने जिस तरीके से देखा कि नवीन जयहिंद ने जितना वोकल होकर के, क्रिटिक होकर के डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में कहा, हालांकि अरविंद शर्मा ने भी पिछले दिनों विधानसभा में जो दादा गौतम के साथ हुआ, बड़ा ही अशोभनीय बात थी वो भी। तो ये जब सब होता है तो लोगों का जो स्वार्थ है, लोगों का जो काम है, लोगों का वेलफेयर, वो कितना पीछे छूट जाता है। देखो, वेलफेयर तो पीछे छूटेगा ही, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि नवीन जयहिंद और अरविंद शर्मा की जो तकरार है, वो तकरार इसलिए है कि नवीन जयहिंद आवाज़ उठाता है, सरकार के खिलाफ उठाता है और जनता के मुद्दे उठाता है। तो वो तो सभी को ही मतलब तकरार तो रहेगी। वो तो पहले मनोहर लाल जी जब यहाँ के सीएम थे उनके भी खिलाफ रहता था, अब नायब सैनी है सीएम, उनके खिलाफ भी अब मांग उठाता है, जनता के मुद्दे उठाता है। तो ये तकरार तो पहले तो अरविंद शर्मा नवीन जयहिंद के जो इनवाइट किया था, पेरावर में जो शिलान्यास किया था, वो एक कार्यक्रम हुआ था 2 साल पहले, तो उसमें तो अरविंद शर्मा भी नवीन जयहिंद के बुलावे पे ही थे वहाँ पे। लेकिन इनकी फिर बाद में बिगड़ गई है। तो बिगड़ वो इसलिए ना, ये अब सरकार में है और वो ब्राह्मण का श्रेय लेने वाला जो मामला है वो अब चला हुआ है, सभी अपना अपने तरीके से लगे हुए हैं। तो ब्राह्मणों की ज़मीन का असली क्रेडिट किसको जाता है? देखो, ये तो ब्राह्मण समाज को जाता है। नेता तो अपनी अपनी राजनीति सेकते हैं और निकल जाते हैं। जनता ने साथ दिया, जिसने भी पेरावर की ज़मीन को लेके जनता के बीच में गए तो जनता ने उनका साथ दिया, समर्थन दिया। नवीन जयहिंद ने जब कार्यक्रम किया तो जनता, ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ थे। जब अरविंद शर्मा ने वहाँ पे कार्यक्रम किया तो ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पे थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये दोनों कार्यक्रम जो हुए हैं, इसमें ये संस्था की जो ज़मीन है और जो हम समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हम कह सकते हैं, उनको जो उम्मीदें थी कि भाई सीएम आएंगे, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा इसको पूरा, इसके कन्वीनर है और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से अग्रेसिव होके घूम रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए कार्यक्रम को लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इस संस्थान के लिए गौड़ शिक्षण जो विद्या प्रचारणी सभा है, इसको लेके जो कैंपस है, इसकी ना केवल 4 दीवारी बनेगी, बल्कि यहाँ पे कोई कॉलेज है, कोई मेडिकल है, कोई और ऐसा है कि जो सामूहिक सब सर्व समाज के लिए बन सके, उनके लिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या किसी भी के लिए भी काम आ सके। ऐसी उम्मीदें सब लोगों को थी, समाज के लोगों को थी। लेकिन एक मैचिंग ग्रांट से लोग जो है वो संतुष्ट नहीं हुए, ये सच्चाई बात है। अच्छा, ये और समझाइए कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जब प्रोग्राम करते हैं तो नवीन जयहिंद को क्यों नज़रबंद कर दिया जाता है? उनको उनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है और उनको पूरा दिन उनके घर पे नज़रबंद किया जाता है। भाई, एक तरफ तो आप पूरे प्रदेश से ब्राह्मणों के नेताओं को बुला रहे हो, बाकायदा उनको भी बुला रहे हो जो किसी और के भक्त हैं, पर खैर चलो भीड़ दिखाने के लिए सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने पेरावर की ज़मीन के लिए चाहे 1% कंट्रीब्यूशन है, मैं मान लेता हूँ कम है चलो, लेकिन उनको क्यों रोक दिया जाता है?
ये डॉक्टर अरविंद शर्मा के कार्यक्रम के लिए नवीन जैन को नहीं रोका। ये जब भी रोहतक में सीएम की मूवमेंट होती है, सीएम का आगमन होता है, चाहे वो ये अभी ये जो परंपरा जो नवीन जैन को हाउस अरेस्ट की जो परंपरा जो शुरू की गई है, ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय में शुरू की गई थी, क्योंकि वो वहाँ पे सीएम से मिलने के लिए डिमांड करते थे कि मैं इतने युवाओं के साथ जय हिंद सेना के साथ मैं जाऊँगा और अपनी मांगे रखूँगा, मैं कभी घी दूंगा, मैं कभी कुछ दूंगा। तो वो जो प्रेशर है नवीन जैन का, उनको सरकार मानती है कि नवीन जैन है, जो कहता है वो कर भी देता है, तो इसलिए उनको हाउस उन्होंने तो कोई धमकी नहीं दी हुई थी। इस बार तो उन्होंने भंडारा लगाने की बात कही थी कि मैं भंडारा लगाऊंगा। हाँ, तो वो यही था ना कि भाई कभी जैसे शासन प्रशासन जो होता है, जब आप दो विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं या वर्कर हैं, अगर आप उनको एक साथ इकट्ठा करोगे तो उससे अव्यवस्था भी फैल सकती है, टकराव होने की भी संभावना रहती है। मैं एक बार मान लेता हूँ नवीन जैन नया खून है, युवाओं की बात करता है, दादा गौतम क्यों रोसा रखे है? दादा गौतम तो जजपा में थे तब भी रूठे बैठे थे। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या क्या बोलते थे आप? तो दुष्यंत चौटाला ने क्या ठीक किया दादा के साथ? तो दुष्यंत चौटाला ने ठीक नहीं किया तो घर में बैठे है ना। कोई बात नहीं, घर में बैठे, लेकिन रुसा क्यों रखा है? नहीं, वो तो वही बताएंगे क्यों रुसा रखा है। रुसाने का तो देखो वही मैंने बताया, जब दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक आए और सरकार में भागीदारी करके अपने 2 मंत्री बना लिए, खुद डिप्टी सीएम बन गए, ठीक है। तो सीनियर विधायक होने के नाते, सीनियर मोस्ट विधायक होने के नाते दादा गौतम को भी तो यही थी कि भाई अब उम्र के आखिरी पड़ाव में एक लाल बत्ती की और वही वो गाड़ी घोड़े वो सारी चीज़ें मिल जाए, वो नहीं मिले। लेकिन तो डॉक्टर अरविंद शर्मा तो ब्राह्मणों के नेता हैं, और अब फिर उसके बाद उन्होंने जो दुष्यंत को उन्होंने छोड़ा, जज्बा से छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में भी देखो नेता तो है, वो नेता है, वो बीजेपी में होकर हुड्डा साहब की तारीफ कर देता है, जेजेपी में होकर भी तारीफ कर देता है। आप एक चुनाव नारनौल से जीतते हैं, स्टेट्समैन है वो, नेता तो से ऊपर उठ चुका है। एक चुनाव नारनौल से जीतते हैं, भाजपा उनको सफीदों से टिकट देती है, वहाँ से भी जीत जाते हैं, तो नेता तो है, पब्लिक फिगर तो है, वो पोलराइजिंग फिगर है, बहुत बड़ी। हाँ, तो वो असली जो देखा जाए ना, तो दादा गौतम जो कहते हैं, दादा जो कहते हैं, वो सही ब्राह्मण तो वही है कि जो जो खींच के लेते हैं, एंग्री ओल्ड मैन है भाई। देखो करंट है दादा में, दादा इसी बात कह देगा, वो ना तो दरीजा जो हम माइक पे बोल नहीं सकते, वो एमएलए होते हुए भी पार्टी का। वो तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उनको ही बोल देते थे, और नायब सैनी जो है सीएम अभी, इनको ही बोल देते हैं। वो बोलने से तो देखे पीछे रहने वाले दुष्यंत का तो जो रे माटी, दुष्यंत की तो वो खोपर वाला जो एक डायलॉग है कि भाई, कई डायलॉग है, एकला जीम गया, खोपर खा गया, क्या हो गया, हाँ, वो कई तरह की इस तरह की है। तो वो उसी में देख लो, दुष्यंत को तो घर बैठा दिया, और आप तो फिर भी एमएलए बना बैठे हैं। तो दादा गौतम का तो देखा अलग ही करेक्टर है, वो उसको तो हम ना तो हम समझ पाए हैं, ना ये नेता समझ पाए हैं, ना सरकार समझ पाई है। तो जो एक कवायद थी, कल 30 मई को बहुत बड़ी प्रदेश स्तरीय रैली पैरावर में होगी, और एक कहीं ना कहीं कोशिश ये भी थी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के अनडिस्प्यूटेड लीडर जो है स्थापित हो जाए। क्या स्थापित हो गए? देखो, ये तो अभी चुनाव नहीं है फिलहाल, तो नहीं, ब्राह्मणों चुनाव में नजर आती है। देखो, वो तो ये कि पब्लिक खुश हो जाए, अगर पब्लिक को खुश कर दे तो पब्लिक के दिल में जगह बना ली, उससे बड़ा क्या होता है? देखो, अरविंद शर्मा ने ये कार्यक्रम करा कि प्रयास तो अच्छा था, प्रयास अच्छा किया, अरविंद शर्मा खुद भी यहाँ पे मंच पे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कार्यक्रम के लिए भाजपा के किसी बड़े ब्राह्मण नेता ने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए। रामविलास शर्मा, देखिए मोहनलाल बडोली शुरू से लगे हुए हैं। मोहनलाल रामविलास शर्मा तो देखो प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस दिन पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रामविलास शर्मा जी को बैठने जगह नहीं मिलती है। ये जो अपना कुर्सी का वो होता है, उस पे बैठे, सोफे का वो जो होता है, उस पे बैठने जगह, लेकिन चलो खैर नहीं, उनके गोड्डों में दर्द रहता है, इसलिए वो हो सकता है सोफे पे। कोई बात नहीं, वो तो कवर अप है, ये तो बात होगा, लेकिन ऐसा कहते हैं। लेकिन चलो, लेकिन देखो, रामविलास शर्मा वो आदमी है, रामविलास शर्मा वो आदमी है जिसने बीजेपी पार्टी को हरियाणा में स्थापित किया है। अगर उनको सम्मान नहीं है तो फिर किसको सम्मान है? दादा गौतम को सम्मान नहीं है, नया लड़का नवीन जैन का इसको सम्मान नहीं है। देखो, तो दादा गौतम को सम्मान तो पार्टी ने कितना दिया है, अरविंद शर्मा की तो बात बाद में आती है ना। देखो, सामाजिक जो सम्मान, हम तो ये करें कि
क्या अरविंद शर्मा इसको प्रोफेसर रामविलास शर्मा को भाजपा ने विधानसभा में टिकट दिया? टिकट ही नहीं दिया। क्या उनको राज्यसभा में भेजा? जबकि ब्राह्मण को ही भेजना था तो रेखा शर्मा को भी तो भेज दिया ना। तो रामविलास शर्मा को भी तो सीनियर मोस्ट है, राज्यसभा में भी भेजने की उम्र उनकी हो रखी है। वो राज्यसभा में बना सकते हैं अभी तो, उच्च सदन में ही जाते हैं सीनियर नेताओं को, उच्च सदन में भेजा जाता है। तो रामविलास शर्मा का फायदा जो है वो भाजपा चाहती तो और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकती थी, उनको राज्यसभा में भेज के उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। वो ब्राह्मणों के बड़े नेता है, आप जैसा कहते हैं। जी बिल्कुल, ही इज़ द ओनली मैन हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड बीजेपी पार्टी इन हरियाणा। उनके कद का कोई नेता नहीं है आज तो इस हरियाणा बीजेपी। आप ये देखो ना, जो 30 मई का जो कार्यक्रम था इसको लेके जो फील्ड में जो पूरे हरियाणा में जो घूमते हुए दिखाई दे रहे थे वो केवल डॉक्टर अरविंद शर्मा थे। हालांकि मोहनलाल बडोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जोर लगाए साथ रहे हैं, और हमारे जो राज्यसभा में जो सांसद रहे हैं डीपी वत्स जी, हाँ वो भी साथ रहे हैं। कल ही प्रोग्राम में थे। कल तो मंच पे आप देखोगे ये अपने जो खेल मंत्री है गौरव गौतम वो भी मंच पे थे। एक दिल्ली के जो सांसद मनोज तिवारी उनको भी यहाँ पे मंच पे देखा गया है, वो भी आए हुए थे। एक मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ पे मंच पे थे। तो देखो नहीं, अटेंडेंस तो ठीक थी, अटेंडेंस भी ठीक थी, नेता मंच पर भी ठीक थे। देखो मंच पर तो अटेंडेंस ठीक थी, लेकिन जो सामने जो ब्राह्मण फरसाधारी जो युवा थे थोड़े से कम थे। मानो इस यूथ की बात कह यूथ की बात है, वो जो नवीन जयंत के साथ जो यूथ दिख रहा था वो यूथ कम था। नहीं, अगर वहाँ पे सेंसेबल और भाई सीनियर जो लोग हैं वो किसी भी उसके हो सकते हैं वो, लेकिन ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम था तो इसमें सरकार का भी काफ़ी देखो योगदान तो रहता ही है। खैर ये तो देखो हमारा विमर्श था, जो आज का खास मुद्दा है ये हमारा विमर्श था। लेकिन साथियों, डेमोक्रेसी में जनता की बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये कमेंट करके आपको बताना है कि कल जो 30 तारीख को पैरावर के अंदर जो प्रदेश स्तरीय रैली हुई भगवान परशुराम जन्मोत्सव को मनाते हुए, और 25 तारीख को उसमें क्या फ़र्क था, और कल मुख्यमंत्री जो घोषणा करके गए क्या वो काफ़ी थी या और भी बहुत कुछ दिया जाना था? देखो इसमें अगर जो मुख्यमंत्री है ना, जो जनता की मांग है या जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ये है कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई 50-100 करोड़ रुपये की घोषणा करके जाते तो ये जो 15 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज खुल सकता था, यहाँ पे कोई एजुकेशन कॉलेज खुल सकता था। जबकि गौड़ विद्या प्रचारिणी सभा में लॉ कॉलेज की भी काफ़ी लंबे समय से डिमांड चली हुई है कि भाई एक लॉ कॉलेज की ये मान्यता लेके आना चाहते हैं, एक लॉ कॉलेज खोलना चाहते हैं, वो एक डिमांड पूरी हो जाती। या कोई और ऐसी किसी हालांकि कई मांगे तो उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री ने रखी वो मांगे पूरी की है। एक तो प्रदेश में कोई भगवान परशुराम के नाम पे एक बड़े पार्क का नाम रखा जाएगा, अभी उसकी जगह चिन्हित नहीं हो। प्रदेश में किसी भी जिले में तो अंधेरे में तीर मार दिया। हाँ, ऐसी उन्होंने एक घोषणा की है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहाँ पे जो पहरावर में एक भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही है, और इसको भगवान परशुराम के नाम से पहरावर धाम जो है वो इसको नामकरण करने की भी उन्होंने एक मांग रखी है। तो यहाँ पे जो उम्मीद थी ना लोगों को कि भाई 50-100 करोड़ रुपए की डिमांड मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करते और भाई लोगों के यहाँ पे विकास कार्य होते समाज के संस्थाओं के। अब मैचिंग ग्रांट तो ठीक है, मैचिंग ग्रांट की उन्होंने अनाउंसमेंट की है सीएम ने, लेकिन संस्था के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि संस्था पैसा देगी कहाँ से। अगर संस्था के पास इतना पैसा होता तो पहले इसकी चारदीवारी हो जाती। तो 51 लाख में चारदीवारी भी नहीं होगी। 51 लाख में तो कोटेशन भी ना बने। नहीं, कोटेशन ना बन जाएगी, वो नक्शा नवीस वाले ये ले जाते हैं। तो खैर ये तो हमारे देखो जो हमारे देखने वाले हैं ना वो सबसे समझदार है, क्योंकि वो सारा कंटेंट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और फिर एक ऐसा कमेंट छोड़ते हैं, मतलब सारा का सारा जो आधे घंटे का हमने विमर्श किया है उस पर भारी पड़ जाता है। तो ये जो है हम इसको तो यही कह सकते हैं सत सिंह जी, ये जो कार्यक्रम है इसमें जनता की जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप घोषणा ही नहीं हुई, बस बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सही है। तो साथियों, आपको कमेंट करके बताना है। आज का जो खास मुद्दा है हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार।